हेलो एवरीबॉडी। मजे में। चलिए बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। क्लॉज, किसी ने मुझसे कहा था कि क्लॉज इम्पोर्टेंट है, आप हमारे लिए वीडियो बनाइए। चलिए बना देता हूँ इसके लिए भी। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज जरा देख लेते हैं। सबसे पहले यही कि व्हाट इज क्लॉज। क्लॉज किसे कहते हैं? तो अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड क्लॉज। एक सेंटेंस के एक पार्ट को हम क्लॉज कहते हैं। किसी भी वाक्य का एक भाग वो क्लॉज कहलाता है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ये एक सेंटेंस है, आई शॉ अ मैन हु वॉज ब्लाइंड। पूरा एक सेंटेंस है और मैंने इसे दो भाग में बांट लिया। अगर मैं दो भागों में बांटता हूं तो सेंटेंस कुछ ऐसे हो जाएंगे। आई शॉ अ मैन एक भाग हो जाएगा और बचा कुचा दूसरा हु वॉज ब्लाइंड दूसरा भाग हो जाएगा। तो इस एक सेंटेंस के ये दो भाग हो गए, दो पार्ट हो गए। आई शॉ अ मैन और दूसरा हो गया हु वॉज ब्लाइंड। तो एक क्लॉज हो गया हमारा ये आई शॉ ए मैन और एक क्लॉज हो गया हमारा ये हु वॉज ब्लाइंड। तो क्लॉज क्या है? अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, एक वाक्य का एक भाग जो है हमारा क्लॉज कहलाता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। द वॉच विच हैड बीन स्टोलन वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब मुझे इसके दो पार्ट करने हैं, हो जाएंगे दो पार्ट इसके, जैसे इसके हुए थे। इसके दो पार्ट बड़ा क्लियर से थे, एक तो था यहां से यहां तक और एक बचा कुचा था हु वॉज ब्लाइंड। लेकिन यहां पर हमें पार्ट ऐसे नहीं करने के बीच में से कहीं से भी सेंटेंस को तोड़ दो, एक इधर कर दो एक इधर कर दो। नहीं, जो पार्ट हम करेंगे उनका एक मीनिंग होना चाहिए, उनका एक अर्थ होना चाहिए, उनका कोई सेंस बनना चाहिए। ऐसे नहीं मन में कि यहां से लिया द वॉच विच हैड बीन, बस यहां से कर दो और स्टोलन वाज वेरी एक्सपेंसिव। नहीं नहीं नहीं, तो हमारा इसका सेंस नहीं निकलेगा। तो एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में जो पार्ट होंगे वो होंगे द वॉच और फिर यहां आ जाएंगे वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब इसका एक क्लियर अर्थ निकला ना, वॉच बहुत महंगी थी। और दूसरा जो बीच का बच गया विच हैड बीन स्टोलन, ये बचेगा तो हो गया विच हैड बीन स्टोलन। तो पार्ट हमेशा इस टाइप से करने हैं हमें कि जिनका कोई मीनिंग हो। ऐसा नहीं बीच में कहीं से भी लेके और दो भागों में बांट दो तो फिर मीनिंग नहीं निकलेगा, गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। ओके, तो इस सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, एक हो गया द वॉच वॉज वेरी एक्सपेंसिव और एक हो गया विच हैड बीन स्टोलन। तो एक पार्ट, एक क्लॉज जो है ये हो गया और एक क्लॉज हो गया विच हैड बीन स्टोलन। तो समझ गए क्लॉज क्या होता है? तो क्लॉज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड क्लॉज। अब ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे पहचानेंगे वो आगे देखेंगे। तो जो क्लॉज होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज, इसे हम जो है मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। मोस्टली प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में मेन क्लॉज के नाम से ज्यादा जाना जाता है। और जो दूसरा क्लॉज है वो है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा तीसरा क्लॉज है वो है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्लॉज तीन टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए आगे चल के एक एक करके इन तीनों को देखते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखिए क्या होता है। वाक्य का वह भाग जो अपना पूर्ण अर्थ स्वयं स्पष्ट करता है, अपना कंप्लीट मीनिंग देगा खुद, अर्थात अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी दूसरे भाग पर निर्भर नहीं होता, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता। तो पार्ट का वो, किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट जो अपना खुद अर्थ, कंप्लीट अर्थ दे, अर्थ तो दोनों ही देंगे लेकिन पूर्ण अर्थ दे, वो कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। और दूसरे पर डिपेंड नहीं है, दूसरे पर डिपेंड नहीं है इसीलिए इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। देखिए कैसे, यहां से समझ में कुछ ज्यादा आएगा। ये सेंटेंस है कि रामू हु वॉज थीव हैड बीन कॉट बाय द पुलिस। इस सेंटेंस को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो कुछ ऐसा होगा। एक पार्ट बनेगा रामू हैड बीन कॉट बाय द पुलिस, रामू और हैड बीन कॉट बाय द पुलिस, और दूसरा पार्ट बनेगा हु वाज अ थीव।
हु वॉज थीप। तो दो पार्ट हो गए इस सेंटेंस के। अब चलिए पहले मैं इस पार्ट को लेता हूं। रामू हैड बीन कॉट बाय द पुलिस। रामू को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। ठीक है जी, उसे पकड़ लिया गया। अर्थ क्लियर हो गया, पूरा अर्थ, पूर्ण अर्थ निकला। हाँ जी निकला हुई। अब इसको देख ले। अब ये मानो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ये सेंटेंस है और कुछ नहीं है, सब वाइट 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 है। हु वॉज थीप, जो चोर था। क्या बात पूरी हो गई? जो चोर था। तो आदमी पूछेगा ना कौन भाई, कौन चोर था? मैं, तुम, हम, पूरी दुनिया, आखिर कौन चोर कौन था? तो ये अपना अर्थ तो दे रहा है लेकिन पूर्ण अर्थ, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। इसका कंप्लीट मीनिंग अगर चाहिए तो वो इससे निकलेगा। पहले हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, तो इस सेंटेंस का पूरा अर्थ यहां निकलेगा। लेकिन इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं तो पूरा अर्थ यहीं आ जाता है। ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, लेकिन ये अपने पूरे अर्थ के लिए इस वाले सेंटेंस पर निर्भर करता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा होता है कि जो पूर्ण अर्थ स्वयं स्पष्ट करे, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो। तो ये किसी दूसरे पर ना तो निर्भर है और साथ ही अपना पूरा अर्थ दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो ये पार्ट हमारा प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। इसे क्या कहेंगे वो बाद में बताएंगे। इस सेंटेंस को, इस एग्जाम्पल को मैं एक बार दोबारा लूंगा, याद रखना ना। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। इसके अगर हम दो पार्ट करें तो दो पार्ट बड़े सिंपल से हैं इसके दो। अनलेस यू वर्क हार्ड और दूसरा बन जाएगा यू विल फेल। चलिए अब इस वाले को देखो पीछे को, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। कंप्लीट मीनिंग, पूरा अर्थ निकला। हाँ जी निकला। यहां अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते। अगर आपने किसी से कहा यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते और चुप हो गए तो वो इंतजार करेगा आपका। हाँ भाई तो क्या होगा, कठिन परिश्रम नहीं करूंगा तो क्या होगा, पास नहीं होऊंगा, फेल हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, जिंदगी सफल नहीं होगी। तो वो दूसरी चीज का इंतजार करेगा। तो इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकला अभी। इसका कंप्लीट मीनिंग कब निकलेगा, जब तुम इस वाली बात को कहोगे कि यू विल फेल। अगर आप इस वाली बात को नहीं कहते तो ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा आपका। तो ये डिपेंड कर रहा है इस पर, लेकिन ये जो सेंटेंस है यू विल फेल, ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। ओके, और जो किसी पे डिपेंड ना हो और साथ ही अपना पूरा अर्थ दे, तो पूरा अर्थ भी दे रहा है, डिपेंड भी नहीं है। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ये जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल क्लॉज स्टार्टिंग में ही आए, प्रिंसिपल क्लॉज आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। बस आपको ये देखना है कि जो खुद अपना पूरा अर्थ दे, कंप्लीट मीनिंग दे, डिपेंड ना हो किसी दूसरे पर, अपने पूरे मीनिंग के लिए। ओके, चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। दे वर प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं इसके पार्ट कर सकता हूं? सोचिए, क्या इसका पार्ट हो सकते हैं? जैसे हमने दोनों सेंटेंस के पार्ट कर दिए, क्या इसके पार्ट हो सकते हैं? नहीं, इसके पार्ट नहीं हो सकते। ये अपने आप में एक ही क्लॉज है, इसके पार्ट नहीं होंगे। तो ये एक क्लॉज है अपने आप और अपना पूरा मीनिंग भी दे रहा है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे, दे रहा है अपना पूरा मीनिंग। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो बड़ी मजेदार चीज है कि जितने भी सेंटेंसेस पढ़ते हैं हम लोग, उसमें 90 से ज्यादा परसेंटेज तो सिंपल क्लॉज की ही होती है। हम टेंस बनाना सीखते हैं, वो सारे के सारे वाक्य जो आपने टेंस बनाने में सीखे होंगे वो आपके प्रिंसिपल क्लॉज है ना। नॉर्मली सबसे ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉज हम लिखते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज होता है, इसीलिए तो इसे मेन क्लॉज कहते हैं, मेन, मुख्य है। चलिए आगे देखते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज क्लियर हो गया और याद रखना प्रिंसिपल क्लॉज में क्या होता है, पूरा अर्थ खुद देता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता। और यहाँ दो एग्जाम्पल बताए, रामू वाला और अनलेस, और ये दो एग्जाम्पल मैं आगे फिर यूज करूंगा अगले क्लॉज में। अगला क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। नाम से क्लियर हो गया होगा, डिपेंड, निर्भर करेगा ये। तो वाक्य का वह भाग जो अपना पूर्ण अर्थ स्वयं स्पष्ट नहीं करता, खुद ब खुद पूरा अर्थ नहीं देता। अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं, अर्थात अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी दूसरे भाग पर निर्भर होता है, निर्भर होता है, डिपेंड होता है, इसीलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर अच्छा होगा। वही एग्जाम्पल जो पीछे लिया था मैंने दोबारा ले लिया। रामू हु वॉज थीप
had been caught by the police। दो पार्ट हो गए इसके, रामू had been caught by the police और who was thief, यही हुए थे वहां। और वहां हमने जाना था कि रामू had been caught by the police, रामू को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया, ये हमारा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज था। लेकिन ये who was thief, जो चोर था, ये अपना अर्थ तो दे रहा है लेकिन पूर्ण अर्थ, पूरा अर्थ नहीं दे रहा। अपने पूरे अर्थ के लिए ये इस पे डिपेंड है, और वो भाग जो अपना पूरा अर्थ स्वयं स्पष्ट नहीं करता, अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे भाग पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है, उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक और एग्जांपल वही वाला, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो यहाँ इसके दो पार्ट कर दिए थे हमने, अनलेस यू वर्क हार्ड और दूसरा क्या था, यू विल फेल। यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, अपना पूरा अर्थ दे रहा है। जी हाँ, प्रिंसिपल क्लॉज है जो पूरा अर्थ देगा। लेकिन ये वाला पार्ट जो है कि यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते, अर्थ तो दे रहा है लेकिन पूर्ण अर्थ, पूरा अर्थ, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। अपने पूर्ण अर्थ के लिए इस सेंटेंस पर डिपेंड है। अगर मैं पीछे वाला सेंटेंस नहीं बोलता तो इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ये अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए इस पे डिपेंड है, और जो अपना अर्थ खुद ना दे, कंप्लीट अर्थ खुद ना दे, दूसरे पर डिपेंड करे, वो होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज अपना अर्थ खुद देता है, डिपेंड नहीं करता। सबऑर्डिनेट क्लॉज अपना पूरा अर्थ नहीं देता, पूर्ण अर्थ के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होता है। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये क्या होता है, देखिए जरा, वाक्य का वह भाग जो अपना पूर्ण अर्थ स्वयं स्पष्ट करता है। वाक्य का वह भाग जो अपना अर्थ पूर्ण स्पष्ट करता है, अर्थात अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी दूसरे भाग पर निर्भर नहीं होता है, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, अब देखिए, ये काम तो प्रिंसिपल क्लॉज भी कर रहा था, पूरा अर्थ खुद दे रहा था, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं था, और यही काम होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज में। यार कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट है और कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि दोनों की कंडीशन तो एक ही आ रही है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एक सेंटेंस लिखा, शी इज पुअर बट शी इज ऑनेस्ट। वह गरीब है, वह ईमानदार है, लेकिन वह ईमानदार है। अगर इसके दो पार्ट करूं तो एक पार्ट बनेगा सी इज पुअर और दूसरा हो जाएगा बट सी इज ऑनेस्ट। सी इज पुअर, वह गरीब है, कंप्लीट सेंटेंस निकल गया, कंप्लीट मीनिंग निकल गया। हाँ जी, मीनिंग निकला, वह गरीब है, काम खत्म। लेकिन वह ईमानदार है, इसका भी पूरा अर्थ निकल गया। अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही अपना पूरा अर्थ दे रहे हैं, तो दोनों ही प्रिंसिपल हैं या दोनों ही कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं, ये कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि दोनों की कंडीशन तो सेम है। तो याद रखो, जो भी कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा उससे पहले हमेशा आपको कंजक्शन मिलेगा। कंजक्शन जानते हैं, जोड़ने वाला शब्द, जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को आपस में जोड़ दे उसे कंजक्शन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज से पहले हमेशा कंजक्शन मिलेगा और प्रिंसिपल क्लॉज से पहले कंजक्शन नहीं मिलेगा। बस इतना ही अंतर है दोनों में। क्लियर हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज में क्या अंतर है? देखो, अंतर वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, दोनों ही अपना पूरा मीनिंग देते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते। लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज से पहले कंजक्शन नहीं आता और कोऑर्डिनेट क्लॉज से पहले कंजक्शन आता है। तो यहां देखो, शी इज पुअर, इससे पहले कोई भी कंजक्शन नहीं है, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। बट लेकिन शी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, तो यहां कंजक्शन आ गया बट। और अगर पूरा अर्थ दे और उससे पहले कंजक्शन हो तो वो हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया और ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। एक और देख लेते हैं। She has to catch the train, उसे ट्रेन पकड़नी है, so he is running fast, इसलिए वो तेज दौड़ रहा है। तो दो पार्ट हो जाएंगे, he has to catch the train और दूसरा हो जाएगा so he is running fast। अब देखिए, दोनों का अर्थ देखते हैं, क्लियर हो रहा है कि नहीं। उसे ट्रेन पकड़नी है, क्लियर, पूरा अर्थ निकल आया। दूसरा सो, इसलिए ही इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है, इसका भी पूरा अर्थ निकला। दोनों अपना पूरा अर्थ दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले कोई कंजक्शन नहीं है और इससे पहले कंजक्शन आ गया है सो।
तो जिससे पहले कंजक्शन आएगा वो होता है कोऑर्डिनेट, और जिससे पहले कंजक्शन नहीं आता वो होता है प्रिंसिपल। ये तो हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? तो 3 क्लॉज हो गए, प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। प्रिंसिपल अपना पूरा अर्थ देता है, डिपेंड नहीं करता। सबऑर्डिनेट पूरा अर्थ खुद नहीं देता, पूरे अर्थ के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है। कोऑर्डिनेट अपना पूरा अर्थ देता है। तो प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस है? प्रिंसिपल से पहले कभी कंजक्शन नहीं आता, कोऑर्डिनेट से पहले हमेशा कंजक्शन आता है। क्लियर? अब जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज था, जो अपना पूरा अर्थ खुद नहीं देता, जो किसी दूसरे पर डिपेंड होता है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है 3 पार्ट्स में फिर डिवाइड हो जाता है। तो वो कौन से पार्ट हैं? तो पहले पार्ट को कहते हैं हम नाउन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले पार्ट को नाउन क्लॉज कहते हैं। तो नाम से क्लियर है, नाउन आना चाहिए उसमें, उस भाग में क्या आना चाहिए? नाउन। भाई क्लॉज क्या है? पार्ट, और नाउन नाउन का पार्ट होना चाहिए। जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, हु सेड सो, जिसने ऐसा कहा। अब इस सेंटेंस के 2 पार्ट बन जाएंगे आपको। आई नो हिम एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हु सेड सो। ये होगा ना, हु सेड सो। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, एक क्लॉज ये, एक क्लॉज ये। ये क्लॉज हमारा सबऑर्डिनेट है, जिसने ऐसा कहा। तो ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा, जिसने किसने, इस सेंटेंस पे डिपेंड करे। और ये जो पूरा पार्ट है ये किसी नाउन के लिए आया है। नाउन क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज होता है नाउन क्लॉज वो होता है जो किसी नाउन को रिप्रेजेंट करे, नाउन को प्रदर्शित करे या नाउन की जगह पर आए, वो नाउन क्लॉज है। तो हु सेड सो, जिसने ऐसा कहा, और कहेगा कौन? आदमी, और आदमी क्या है? नाउन। तो ये पूरा नाउन के लिए आया है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो नाउन के लिए आएगा उसे हम नाउन क्लॉज कहेंगे। क्लियर? तो दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो है एडजेक्टिव क्लॉज। अब क्लियर हो गया होगा, जैसे यहां से नाउन क्लॉज क्लियर किया, ऐसे यहां से कर लो अभी। एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बताएगा, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। जैसे हॉर्स विच वॉज ब्लैक वन द रेस। अगर इस सेंटेंस के 2 पार्ट करें तो एक तो हो जाएगा विच वॉज ब्लैक और एक हो जाएगा हॉर्स वन द रेस। अब ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जिसने जो काला था। तो ये अपना पूरा अर्थ तो नहीं दे रहा, इस पे डिपेंड करेगा। जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तब इसका अर्थ क्लियर होगा। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि जो काला था विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़े की विशेषता बता रहा है। और घोड़ा क्या है? नाउन। और जो नाउन की विशेषता बताए या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव के लिए आया है पूरा का पूरा बात। तो इसलिए हम इसको विच वॉज ब्लैक एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। तीसरा और होता है, तीसरा होता है हमारा एडवर्ब क्लॉज। अब देखो नाम से फिर क्लियर कर लो। एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताए या एडजेक्टिव की विशेषता बताए या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए। एक एडवर्ब 3 की विशेषता बताता है, वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की। तो देख लेते हैं जरा। अनलेस यू रन फास्ट, या तुम तेज नहीं दौड़ते, यू विल मिस द बस, तो तुम बस मिस कर दोगे। तो इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक तो होगा अनलेस यू रन फास्ट, एक होगा यू विल मिस द ट्रेन, तो बस। तो यहां जो ये पार्ट है, या तुम तेज नहीं दौड़ते, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है मेरा। लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लॉज किसके बारे में है? ओह सॉरी, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज किसके बारे में है? मिस के। और मिस क्या है? यहां पर वर्ब है कि अगर तुम तेज नहीं दौड़ते तो उसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? मिस कर दोगे ट्रेन को। तो इस वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा, वर्ब की विशेषता बताएगा, तो वो एडवर्ब होगा। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब क्लॉज के नाम से जाना जाए। तो इस तरह से सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो 3 पार्ट में बढ़ जाता है। एक होता है नाउन क्लॉज, एक एडजेक्टिव क्लॉज और एक एडवर्ब क्लॉज। जो नाउन की जगह पर यूज हो, नाउन को रिप्रेजेंट करे, नाउन का प्रतिनिधित्व करे, वो नाउन क्लॉज। जो एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बताए तो एडजेक्टिव, और जो वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब। ओके, चलिए अब यहां हमारे क्लॉज हो जाते हैं खत्म। लेकिन यहां तक तो आई गई। अब जो हमारे जो सेंटेंस होते हैं 3 टाइप के होते हैं वो क्लॉज पर ही डिपेंड करते हैं।
वो क्लॉज से ही आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो जब यहाँ तक आ गए तो सेंटेंस और देख लेते हैं, उनको भी काम खत्म हो जाएगा लगे हाथ। तो देखिए, जो सेंटेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक होता है कंपाउंड सेंटेंस। और इनको जो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कंपाउंड है, वो क्लॉज के द्वारा होते हैं। तो चलो सबसे पहले लेते हैं सिंपल क्लॉज। सिंपल सेंटेंस क्या होता है कि वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है सिंपल सेंटेंस कहलाता है। केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ठीक है। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, इसका पार्ट नहीं हो सकता और ये अपना पूरा मीनिंग दे रहा है, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज अपना पूरा मीनिंग खुद देता है, तो ये हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। सुरेश हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, सुरेश 2 घंटे से काम कर रहा है, इसके भी पार्ट नहीं हो सकते, ये खुद अपने आप में एक क्लॉज है और अपना पूरा अर्थ दे रहा है। और जो क्लॉज अपना पूरा अर्थ दे रहा है और साथ में कोई कंजक्शन भी नहीं है तो वो प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। और प्रिंसिपल क्लॉज एक प्रिंसिपल क्लॉज है तो इसका मतलब सेंटेंस सिंपल है। दे हैड लेफ्ट दिस बिल्डिंग, उन्होंने ये बिल्डिंग छोड़ दी, इसके भी हम पार्ट नहीं कर सकते, ये अपने आप में क्लॉज है और पूरा अर्थ दे रहा है। और जो अपना पूरा अर्थ खुद देता है वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है और इसमें केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज है, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होगा कि वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। एक प्रिंसिपल और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे, तो वो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस लिखा मैंने, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्स, यह मकान है जहां वह रहता है। 2 पार्ट हो गए इसके, दिस इज द हाउस और हो गया वेयर ही लिव्स। अब दिस इज द हाउस, यह मकान है, अपना पूरा अर्थ निकल रहा है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। और दूसरा पार्ट है वेयर ही लिव्स। अगर मैं पहले वाले सेंटेंस को ना बोलूं और दूसरे वाले सेंटेंस को बोल दूं, केवल दूसरे वाले को, जहां वह रहता है, तो मेरी बात पूरी नहीं मानी जाएगी। तो बताना पड़ेगा कहाँ रहता है, भाई बताओ तो सही, कि वो झोपड़ी है कि मकान है कि महल है। तो ये अपना पूरा अर्थ नहीं दे रहा, इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट है, ये अपने पूरे अर्थ के लिए इस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो इस सेंटेंस के 2 पार्ट हुए, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज निकला और एक निकला हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये सेंटेंस जो है हमारा, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्स, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। एक और बचा कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस कब होगा कि वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। तो एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। चलिए देखते हैं। He wanted to guest first, so he worked hard. वह फर्स्ट पाना चाहता था इसलिए उसने कठिन परिश्रम किया। तो इसके 2 पार्ट बन जाएंगे, एक तो हो जाएगा he wanted to get first, ये हो गया, और दूसरा बचा कुछ हो गया so he worked hard। अब देखो, वह फर्स्ट पाना चाहता था, बात यहां खत्म हो गई, पूरा अर्थ निकल गया, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, तो ये है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा था इसलिए उसने कठिन परिश्रम किया, ये भी भाई साहब अपना पूरा अर्थ दे रहा है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। लेकिन इससे पहले कंजक्शन आ गया जो अपना पूरा अर्थ तो खुद दे, लेकिन अगर उससे पहले कंजक्शन आ जाए तो वो हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। तो ये सो ही वर्कड हार्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब इस सेंटेंस के 2 पार्ट बने, दोनों में एक में निकला प्रिंसिपल क्लॉज और एक में निकला कोऑर्डिनेट क्लॉज। और जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। तो तीनों टाइप के सेंटेंस यहां क्लियर हो जाते हैं। अगर केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज है तो सिंपल, एक प्रिंसिपल तो हर किसी में मिलेगा, इसीलिए इसे मेन क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। तो केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज है, सिंपल सेंटेंस। एक प्रिंसिपल और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं तो कॉम्प्लेक्स, और एक प्रिंसिपल और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं तो कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहाँ खत्म हो जाता है। इसमें 2 चीजें क्लियर हो गई हमारी,
क्लॉज और सेंटेंस। ओके, चलिए